प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने रामसर नेटवर्क में भारत के 2 नए वेटलैंड का नाम जुड़ने पर जताया हर्ष। कहा, यह बायोडायवर्सिटी को बचाने के प्रति सरकार की प्रतिबद्धता का प्रमाण। भाजपा कोर कमेटी की बैठक में सांगठनिक मुद्दों के साथ निकाय चुनाव पर विमर्श, उम्मीदवारों पर चर्चा। अन्य पार्टियों भी निकाय चुनाव को लेकर व्यस्त। आय से अधिक संपत्ति मामले में विनय चौबे पर कसता शिकंजा, एसीबी के सवालों में उलझे। बाबा ग्रुप के ठिकानों पर आयकर विभाग की छापेमारी जारी। और राज्य में मौसम का उतार चढ़ाव जारी, सर्द हवाओं ने फिर लुढ़काया पारा। आने वाले दिनों में ठंड से थोड़ी राहत की उम्मीद। नमस्कार, खबरें झारखंड में आपका स्वागत है। मैं हूं जयलक्ष्मी और अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एटा उत्तर प्रदेश में पटना बर्ड सेंचुरी और गुजरात कच्छ में छारी धंध के रामसर साइट्स बनने पर हर्ष जताया है। सोशल मीडिया पर केंद्रीय मंत्री भूपेंद्र यादव के पोस्ट पर प्रतिक्रिया व्यक्त करते हुए प्रधानमंत्री ने कहा कि यह उपलब्धि बायोडायवर्सिटी को बचाने और जरूरी इकोसिस्टम की रक्षा करने के प्रति सरकार की प्रतिबद्धता का प्रमाण है। श्री मोदी ने भरोसा जताया कि ये वेटलैंड्स अनगिनत प्रवासी और स्थानीय प्रजातियों के लिए सुरक्षित ठिकाने बने रहेंगे और फलते फूलते रहेंगे। केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण कल लोकसभा में वार्षिक बजट पेश करेंगी। बजट से देश की जनता को कई उम्मीदें हैं। केंद्रीय वित्त मंत्री बजट पेश करने के बाद देश के विभिन्न क्षेत्रों से आए विद्यार्थियों के साथ संवाद करेंगी। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण कल लोकसभा में वर्ष 2026-27 का बजट पेश करेंगी। लोकसभा के बाद बजट की प्रति राज्यसभा के पटल पर रखी जाएगी। वर्ष 2019 में वित्त मंत्री का कार्यभार संभालने के बाद ये उनका लगातार 9वां बजट है। संसद में बजट भाषण संपन्न होने के बाद बजट की प्रति मोबाइल ऐप और वेबसाइट पर भी उपलब्ध रहेगी। वित्त मंत्री बजट के बाद देश के विभिन्न क्षेत्रों के महाविद्यालयों से आए 30 विद्यार्थियों से भी बातचीत करेंगी। और आपको बता दें कि इससे पहले वित्त मंत्री ने कई हितधारकों के साथ बजट पूर्व परामर्श बैठक की है। इसमें अर्थशास्त्री, व्यापार संघ, शिक्षा और स्वास्थ्य क्षेत्र, लघु और मध्यम उद्यम, व्यापार और सेवा क्षेत्र, उद्योग, वित्तीय क्षेत्र और पूंजी बाजार के विशेषज्ञ और प्रतिनिधि शामिल थे। कृषि मंत्री शिवराज सिंह ने भी कृषि और ग्रामीण विकास से जुड़े विभिन्न पहलुओं पर बजट पूर्व परामर्श किया और वित्त मंत्री को सुझावों की संकलित रिपोर्ट सौंपी। इस दौरान युवाओं सहित नागरिकों के सुझाव भी आमंत्रित किए गए हैं, जो कि इस बजट में देखने को मिलेंगे। केंद्रीय बजट से झारखंड के लोगों को काफी उम्मीदें हैं। युवाओं में जहां इस बार रोजगार को लेकर वित्त मंत्री के पिटारे से काफी कुछ निकलने की उम्मीद है, वहीं मध्यम वर्ग राहत की उम्मीद में है। इस वर्ष जो केंद्र सरकार बजट पेश करेगी, एक भारत का आम नागरिक होने के नाते हम लोगों की उम्मीदें केंद्र सरकार से बहुत ज़्यादा होती हैं। और बजट आम आदमी और ख़ासकर इस देश के अंदर जो सबसे ज़्यादा आबादी है मध्यम वर्ग परिवार और गरीब परिवार की, उसके अनुरूप हम लोग चाहते हैं कि जो भी बजट केंद्र सरकार लाए वो गरीबों को राहत पहुंचाने वाला बजट हो, जिससे गरीबों की जो आय के साधन बढ़ें, गरीबों के लिए एक जीवन यापन करने के लिए नए स्रोत बने। हम केंद्र सरकार से ऐसी अपेक्षा रखते हैं। हम चाहते हैं कि युवाओं के लिए रोजगार, शिक्षा पर ज़्यादा जोर दे, जो इतनी फीस बढ़ी हुई है उससे राहत दे। देखिए, आम बजट जो कल पेश होने वाला है उससे युवाओं सहित सभी वर्ग को पूरी उम्मीदें हैं। और जैसा कि सरकार ने विशेषकर मध्यम वर्ग पर फोकस किया था, पिछले साल टैक्स स्लैब को बढ़ा के 12 लाख तक ले गए थे, इस बार भी लग रहा है कि बड़ी राहत मिडिल क्लास को और गरीब तबके को मिलने वाली है। साथ ही युवाओं को स्किल के लिए एक बहुत बड़ा प्रोजेक्ट जो प्रधानमंत्री जी का सबसे बड़ा फोकस है कि स्किल से रोज़गार, तो इस बार भी हमें ये उम्मीद है कि स्किल के लिए भी बजट बढ़ेगा, युवाओं को रोज़गार के अवसर बढ़ेंगे।
और जैसे लगातार नियुक्तियां भी मिल रही है तो उसमें भी बढ़ोतरी होगी। हमें पूरी उम्मीद है प्रधानमंत्री जी से। रक्षा राज्य मंत्री संजय सेठ ने जम्मू कश्मीर के डोडा में सड़क हादसे में शहीद अजय लकड़ा के परिजनों से आज रांची में मुलाकात कर उन्हें ढाढ़स बंधाया। श्री सेठ तिरिल के लाबेद में स्थित उनके घर पहुंचे तथा उनकी मां और परिवार के अन्य सदस्यों के साथ मिलकर शोक संवेदना व्यक्त की। उन्होंने कहा कि देश के वीर सपूत अजय का बलिदान हर युवा को प्रेरणा देने वाला है। श्री सेठ ने यह भी कहा कि इस कठिन घड़ी में हम सभी पूरी मजबूती के साथ उनके परिवार के साथ खड़े हैं। निकाय चुनाव को लेकर सरगर्मी काफी तेज हो गई है। प्रत्याशी नामजदगी का पर्चा खरीदने में व्यस्त हैं। राज्य निर्वाचन आयोग द्वारा निर्धारित युवा कार्यक्रमों के अनुसार प्रत्याशी 4 फरवरी तक पर्चा दाखिल कर सकेंगे। 5 फरवरी को उम्मीदवारों द्वारा दाखिल पर्चों की जांच होगी, जबकि 6 फरवरी तक नाम वापसी लिए जा सकेंगे और 7 फरवरी को चुनाव चिन्ह आवंटित किया जाएगा। निकाय चुनाव को लेकर 23 फरवरी को मतदान सवेरे 7 बजे से शाम 5 बजे तक बैलेट पेपर के माध्यम से होगा और 27 फरवरी को वोटों की गिनती होगी। रांची स्थित भाजपा प्रदेश कार्यालय में की कोर कमेटी की आज बैठक हुई। इस बैठक में पार्टी के भावी कार्यक्रमों और संगठनात्मक मुद्दों पर काफी देर तक चर्चा चली। इसमें निकाय चुनाव समेत अन्य समसामयिक विषयों पर भी मंथन हुआ और उम्मीदवारों के नाम पर विचार विमर्श हुआ। इस बैठक में प्रदेश अध्यक्ष आदित्य प्रसाद साहू, नेता प्रतिपक्ष बाबूलाल मरांडी, केंद्रीय मंत्री अन्नपूर्णा देवी और संजय सेठ समेत अन्य नेता मौजूद रहे। राज्य में इस बार निकाय चुनाव हालांकि दलीय आधार पर नहीं हो रहे हैं, लेकिन फिर भी सभी प्रमुख दल रेस हैं। सत्तारूढ़ गठबंधन की पार्टी समर्थित उम्मीदवारों की जीत सुनिश्चित करने में जुटा है। झामुमो और कांग्रेस के नेता लगातार बैठकों के जरिए नेताओं और कार्यकर्ताओं में जोश भर रहे हैं। गठबंधन की यह कोशिश है कि सर्वसम्मत उम्मीदवार ही चुनावी मैदान में हो ताकि वोटों के बिखराव को रोका जा सके। गोड्डा सांसद निशिकांत दुबे ने आरोप लगाया कि मौजूदा राज्य सरकार कानून व्यवस्था को लेकर गंभीर नहीं है। श्री दुबे ने कल मधुपुर के लालगढ़ पहुंचकर मंदिर जीर्णोद्धार को लेकर हुए विवाद में पीड़ित परिवारों से मुलाकात की। उन्होंने कहा कि आस्था के केंद्रों को लेकर विवाद स्वीकार्य नहीं है। कानून व्यवस्था की स्थिति पर सवाल उठाते हुए गोड्डा सांसद ने कहा कि जिम्मेदार अधिकारियों की जवाबदेही तय होनी चाहिए। आचार संहिता लागू है तो हम बहुत ही सीमित लोगों के साथ गए थे और वहाँ जो घायल हैं उन घायलों को हमने देखा। एक घायल की तबीयत ज़्यादा खराब है तो एम्स के डायरेक्टर को हमने इंस्ट्रक्शन दे दिया उसका प्रॉपर इलाज करे और उसमें जितना पैसा खर्चा होगा वो जनता पार्टी देगी। दूसरा जो वहाँ मंदिर बन रहा है उस मंदिर को बनाने का फैसला हमने किया, लेकिन जिस दिन हमने तय किया कि मंदिर हम बनाएंगे तो प्रशासन भी चाहता है कि हम मंदिर बनाएं। हमने कहा बहुत बढ़िया है। जगह जगह पर जहाँ भी हिंदू मुस्लिम का मोहल्ला है वहाँ हमने तय किया है कि अब हम सब जगह घोषणा करेंगे कि यहाँ हम मंदिर बनाएंगे। और झारखंड सरकार के पास जो भ्रष्टाचार का पैसा है, क्योंकि सरकार कहीं मंदिर मस्जिद नहीं बना सकती, उस पैसे से अब मधुपुर के प्रत्येक उस गांव में जहां की हिंदू और मुस्लिम के बीच कहीं न कहीं दुर्भावना है या कहीं न कहीं वर्तमान सरकार के कारण परेशानी है, वहां सभी जगह मंदिर बने। केंद्र सरकार द्वारा नामित राज्य स्तरीय दिशा कमेटी के सदस्य देवेश तिवारी ने पलामू के मेदिनीनगर में प्रेस वार्ता कर युवाओं के लिए केंद्र सरकार द्वारा संचालित योजनाओं की जानकारी दी। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में केंद्र सरकार युवाओं को आत्मनिर्भर बनाने की दिशा में लगातार काम कर रही है। उन्होंने युवाओं से केंद्र प्रायोजित योजनाओं का लाभ उठाने पर अपने भविष्य को सशक्त बनाने का आह्वान किया। श्री तिवारी ने विश्वास जताया कि केंद्र की योजनाओं से पलामू सहित पूरे झारखंड के युवाओं को सीधा लाभ मिलेगा और क्षेत्र के विकास को नई गति मिलेगी। जिम्मेदारी झारखंड के लिए मुझे सौंपी है तो मैं आप सभी युवाओं को आश्वस्त कराना चाहता हूं कि भारत सरकार की जो भी योजनाएं हैं उनसे आप जुड़ें और अपनी कौशल और कला के माध्यम से व्यापार को बढ़ावा देते हुए आने वाले समय में पलामू में एक
पॉजिटिव वातावरण बने, पलामू मैन्युफैक्चरिंग का हब बने, व्यापार का हब बने, इस दिशा में हमें काम करना है। मैं आपसे पुनः विशेष अपील करता हूं यहाँ पलामू के युवाओं को कि आप भारत सरकार की योजनाओं से जुड़े और उसका लाभ उठाएं। विकसित भारत 2047 के संकल्प को पूरा करने की दिशा में राजधानी रांची में झारखंड कौशल उत्कर्ष 2026 का आयोजन किया गया। यहां मौजूद अभ्यर्थियों ने अपनी प्रतिभा से सभी का मन मोह लिया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की कौशल विकास योजना और विकसित भारत जैसी पहलों का संगम इस आयोजन में देखने को मिला। कौशल प्रशिक्षण ले रही युवतियों ने सौर ऊर्जा की प्रदर्शनी लगाकर ग्रीन एनर्जी के माध्यम से विकसित भारत का संदेश दिया। वहीं यूएनडीपी के सदस्य राजीव खरे ने बताया कि कौशल भारत योजना से युवा सशक्त हो रहे हैं। जो स्किल बच्चों ने अर्जित किया है उसको ये इंडस्ट्री के सामने एक नेशनल प्लेटफॉर्म पे आके डिमॉन्स्ट्रेट करें। जो बच्चे झारखंड स्किल कंपटीशन जीत के रीजनल लेवल जीतते हैं, जो नेशनल जाते हैं, बिल्कुल स्वाभाविक है कि बड़ी बड़ी इंडस्ट्रीज़ की उनके ऊपर निगाह रहेगी और उनको एम्प्लॉयमेंट के अवसर ज़्यादा मिलेंगे। अच्छा विकसित भारत चाहिए, स्वतंत्र भारत रहेगा तो ही आगे ना देश बढ़ेगी। अगर स्वतंत्र नहीं रहेगा, हेल्दी नहीं रहेगा तो फिर कैसे होगा। इसके वजह से थर्मल को कन्वर्ट किया जा रहा है सोलर्स में और ये ज़्यादा इको फ्रेंडली है और ज़्यादा लो कॉस्टिंग है, एयर पॉल्यूशन भी इसमें कम है, तो वो ज़्यादा बेटर रहेगा और उसमें स्टोरेज कैपेसिटी है, लॉन्ग लास्टिंग है। वहीं देश की सुरक्षा को और मजबूत करने को लेकर समर्पित प्रशिक्षुओं ने ड्रोन बनाने का कौशल सीखकर भारत को रक्षा के क्षेत्र में और अधिक सशक्त करने की बात कही। वहीं प्रशिक्षक ने सरकार की इस पहल की जमकर सराहना की। यहाँ पर आपको ड्रोन की मॉनिटरिंग और मेंटेनेंस को सिखाया जाता है। और फिर जैसे कि आप सब जानते हैं कि जो ड्रोन का जो डिपार्टमेंट है, जो काम है, ये ड्रोन अभी इंडिया में न्यू आया हुआ है। आने वाले समय में इसे काफ़ी ज़्यादा यूज़ होने वाला है। कई सारे फील्ड में यूज़ होने वाला, वीडियोग्राफी, फोटोग्राफी, डिलीवरी में, इमरजेंसी डिलीवरी जब मेडिकल का करना हो तो उसमें आपको ट्रैफिक का जाम देखने को नहीं मिलेगा। ऐसी भी लड़कियों को हम लोगों ने प्लेसमेंट पे भेजा है जो कभी ट्रेन में नहीं बैठे, आज वो फ्लाइट में बैठकर वापस आते हैं। घर वालों को हम लोग गांव में जब जाके उनको रिकॉग्नाइज करते हैं तो उनके माँ बाप भी खुशी से, मतलब उनकी आंसू निकल आते कि हमारे बच्चे कहाँ से कहाँ पहुँच गए। तो मैं ऑल थैंक्स कहूँगी स्किल इंडिया प्रोजेक्ट को जो ये मिशन को कंप्लीट कर पा रहा है। विकसित भारत की संकल्पना को साकार करने के लिए प्रशिक्षण ले रहे अभ्यर्थी पूरी तरीके से तैयार हैं और इस दिशा में पूरी निष्ठा से कार्य करने के लिए समर्पित हैं। डीडी न्यूज के लिए रांची से सहयोगी सौरभ कुमार के साथ रविकांत कुमार की रिपोर्ट। आय से अधिक संपत्ति मामले में निलंबित आईएएस अधिकारी विनय कुमार चौबे पर एसीबी का शिकंजा लगातार कसता जा रहा है। एसीबी उन्हें 4 दिन के रिमांड पर लेकर पूछताछ कर रही है। श्री चौबे के अलावा उनके दोनों सीए से भी एसीबी लगातार पूछताछ कर रही है। एसीबी ने पहले दिन विनय चौबे से आय, संपत्ति, निवेश और विदेश यात्रा से संबंधित सवाल किए, जिसमें वे उलझते दिखे और अधिकतर सवालों पर उन्होंने चुप्पी साध ली। गौरतलब है कि एसीबी ने आय से अधिक संपत्ति मामले में विनय चौबे के कई करीबियों पर भी शिकंजा कसता है। बाबा राइस मिल ग्रुप और इससे जुड़े लोगों के ठिकानों पर आयकर विभाग की छापेमारी में करोड़ों रुपए कैश और ज्वेलरी मिले हैं। आयकर विभाग ने ग्रुप से जुड़े 42 ठिकानों पर छापेमारी कर कार्रवाई की। इस क्रम में नकदी और जेवरात के अलावा प्रॉपर्टी के भी कई कागजात जब्त हुए हैं। आयकर विभाग को कई ऐसी फैक्ट्रियों और गोदामों की भी जानकारी मिली जिनका आयकर रिटर्न में जिक्र नहीं है। टैक्स चोरी के इस बड़े खेल का आयकर विभाग पता लगाने की कोशिश कर रहा है। जमशेदपुर के बिष्टुपुर गोपाल मैदान में कल से राज्य स्तरीय बंगिया उत्सव शुरू हो रहा है। बंगिया उत्सव समिति के अध्यक्ष योग गुरु अंशु सरकार और कार्यकारी अध्यक्ष अपर्णा गुहा ने बताया कि इस उत्सव में झारखंड के विभिन्न जिलों से कलाकार, साहित्यकार और संस्कृति प्रेमी शामिल होंगे। यह उत्सव बांग्ला भाषा, लोक कला और सांस्कृतिक विरासत को एक सशक्त मंच प्रदान करेगा। कार्यक्रम में सरकार योगा अकादमी की टीम द्वारा विशेष योग प्रदर्शन किया जाएगा। हम लोग ये पहला बंगिया उत्सव 2025 बहुत धूमधाम से मनाए थे, लेकिन इस बार उससे भी और उद्यमी से पूरा जोश होशों के साथ पूरा हम लोग इस बार ये प्रोग्राम करने जा रहे हैं। 1 फरवरी 2026 एट गोपाल मैदान, जिसे पुराना में रेल ग्राउंड का नाम से जाना जाता था। जहाँ तक दूर तक संवाद माध्यम के माध्यम से आवाज़ पहुँच रही है, मैं सभी झारखंड वासी से विनम्र निवेदन करूँगा, इस बंगाली का ये महापर्व में
आप सभी आए। बांग्ला संस्कृति में इसमें देखिए हमारे जैसे आप जमशेदपुर, हमारे चाईबासा से, सरायकेला खरसुआ से, हमारे घाटशिला से, सभी जगह से, धनबाद से, बहुत जगह से ऐसे लोग भी आ रहे हैं। ऐसे भी लोग आ रहे हैं जो कि हमारे इसमें नृत्य प्रस्तुत करेंगे, इसमें गाना प्रस्तुति करेंगे। उसमें जो कितना साहित्य कर कितना कुछ कला है, उस कला उस मंच में जो दिखेगा ये। और ज़्यादातर इस बार बांग्ला समाज में जो हमारे जो फूड स्टॉल बैठते हैं उसमें भी एक से एक बढ़ के उसमें व्यंजन भी बनेगा। रांची का लोक भवन स्थित उद्यान एक बार फिर आम लोगों के लिए खोला जा रहा है। यह 2 फरवरी तक 8 फरवरी तक चलेगा, जिसमें सभी लोग फूल को देख सकेंगे और उससे मोहित हो सकेंगे। राज्य में सर्द हवाओं की वजह से एक बार फिर ठंड में थोड़ी वृद्धि हुई है। कई जिलों में पिछले 24 घंटे के दौरान न्यूनतम तापमान में कमी देखी गई। रांची के नजदीक कांके के न्यूनतम तापमान 7.4 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया। पलामू में न्यूनतम तापमान 8.8 डिग्री सेल्सियस रहा। लोहरदगा, पलामू, लातेहार जैसे जिलों में भी ठंड का सितम बरकरार है। मौसम विज्ञान केंद्र ने बताया कि 24 घंटे के बाद न्यूनतम तापमान में एक बार फिर 3 से 4 डिग्री सेल्सियस तक की वृद्धि हो सकती है। 6 फरवरी तक कुछ इलाकों में कुहासे का पूर्वानुमान है। और अब जानते हैं इतिहास के पन्नों में आज का दिन क्यों है खास। ये कहानी है भारत के सर्वोच्च सैन्य अलंकरण परमवीर चक्र से सम्मानित पहले भारतीय मेजर सोमनाथ शर्मा की। 31 जनवरी साल 1923 में मेजर शर्मा का जन्म हिमाचल के कांगड़ा जिले में हुआ। मेजर सोमनाथ शर्मा भारतीय सेना में कुमाऊं रेजिमेंट की 4th बटालियन में कंपनी कमांडर थे। उनका फौजी जीवन द्वितीय विश्व युद्ध से शुरू हो गया था। नवंबर 1947 में पाकिस्तानी कबाइलों द्वारा कश्मीरी हवाई अड्डे पर कब्जा करने की नाकाम कोशिश को मेजर शर्मा ने अपने कुशल नेतृत्व और पराक्रम से विफल कर दिया। भारत पाकिस्तान के इस युद्ध में वीरता से लड़ते हुए मेजर शर्मा शहीद हो गए। उनके अदम्य साहस के लिए भारत सरकार द्वारा उन्हें मरणोपरांत परमवीर चक्र से नवाजा गया। 31 जनवरी साल 1958 में संयुक्त राज्य अमेरिका द्वारा एक्सप्लोरर 1 लॉन्च किया गया। एक्सप्लोरर 1 अमेरिका द्वारा लॉन्च किया गया पहला उपग्रह था। इसको फ्लोरिडा के केप कैनावेरल से लॉन्च किया गया। एक्सप्लोरर 1 पर एक ब्रह्मांडीय किरण डिटेक्टर उपकरण लगा था, जिसे पृथ्वी की कक्षा में विकिरण पर्यावरण को मापने के लिए डिजाइन किया गया। इस उपग्रह का निर्माण और संचालन डॉक्टर विलियम एच पिकरिंग ने किया। ये अपनी कक्षा में करीब 12 वर्षों तक लगातार काम करता रहा। साल 1957 में सोवियत संघ के स्पुतनिक 1 के प्रक्षेपण के बाद अमेरिका और सोवियत संघ के बीच अंतरिक्ष के शीत युद्ध की शुरुआत हुई। और अब बात करेंगे खेल की। भारत और न्यूजीलैंड के बीच सीरीज का आज 5वां मैच खेला जाना है। शाम 7 बजे से तिरुवनंतपुरम में खेला जाएगा। भारतीय टीम न्यूजीलैंड के खिलाफ तिरुवनंतपुरम में 5वें और अंतिम T20 मुकाबले के लिए मैदान पर उतरेगी, तो उसका इरादा मुकाबले को जीतकर बढ़े हुए मनोबल के साथ सीरीज का समापन करने का होगा। भारतीय टीम फिलहाल सीरीज में 3-1 से आगे चल रही है। भारतीय टीम के सलामी बल्लेबाज संजू सैमसन अपने घरेलू दर्शकों के सामने फॉर्म में वापसी करने की कोशिश करेंगे। सैमसन का बल्ला अब तक सीरीज के किसी भी मुकाबले में नहीं चला है। 5वें मुकाबले में भारतीय टीम में कुछ परिवर्तन भी देखने को मिल सकते हैं। गेंदबाजी विभाग में फेरबदल की संभावना नजर आ रही है। पिछले 2 मैच में आराम देने के बाद मिस्ट्री स्पिनर वरुण चक्रवर्ती को एक बार फिर मौका दिया जा सकता है। बल्लेबाजी में ज्यादा बदलाव की उम्मीद नहीं है। चौथे T20 में नहीं खेलने वाले ईशान किशन की फिर से वापसी हो सकती है। उन्होंने इस सीरीज में शानदार प्रदर्शन किया है। ऑलराउंडर अक्षर पटेल भी नागपुर में खेले गए पहले T20 में उंगली में चोट लगने के बाद से नहीं खेले हैं। उनकी भी टीम में वापसी हो सकती है। भारत T20 विश्व कप में अपना पहला मैच 7 फरवरी को मुंबई में खेलेगा और वो उससे पहले जीत हासिल करना चाहेगा। न्यूजीलैंड के खिलाफ 4-1 की शानदार जीत से शैली, ताकत
और गहराई से भरपूर टीम का आत्मविश्वास और भी बढ़ेगा। वहीं न्यूजीलैंड की टीम बिल्कुल भी नहीं चाहेगी कि ऐसा हो। न्यूजीलैंड की टीम पहले 3 मैच में भारत के आक्रामक रवैये के सामने बेबस नजर आई, लेकिन विशाखापत्तनम में उन्होंने भारत के प्रमुख बल्लेबाजों पर अंकुश लगाने में कामयाबी हासिल की। अभिषेक शर्मा और सूर्य कुमार यादव को आउट करने के बाद न्यूजीलैंड के गेंदबाज शिवम दुबे की तूफानी बल्लेबाजी के बावजूद बाकी बल्लेबाजों को रोकने में सफल रहे। सलामी बल्लेबाज टिम सीफर्ट के टीम में शामिल होने से न्यूजीलैंड के शीर्ष क्रम को काफी मजबूती मिली है। न्यूजीलैंड की टीम हालांकि गेंदबाजी में सुधार की उम्मीद करेगी। तिरुवनंतपुरम में खेले गए अपने 4 T20 मैच में से भारत ने 3 जीते हैं, जिसमें 2017 में न्यूजीलैंड के खिलाफ जीता गया एक मैच भी शामिल है। यहाँ गेंदबाजों का बोलबाला देखने को मिलता है। यहाँ ज्यादा हाई स्कोरिंग मुकाबले नहीं होते। T20 में औसत स्कोर 140 से 160 के आसपास रहता है। अगर आंकड़ों पर नजर डालें तो T20 में भारतीय टीम का पलड़ा भारी नजर आ रहा है। भारत और न्यूजीलैंड के बीच अब तक 29 मैच खेले गए हैं। इसमें भारत ने 17 में जीत हासिल की है, वहीं न्यूजीलैंड ने 11 मैच अपने नाम किए हैं। एक मैच का नतीजा नहीं निकल सका। T20 विश्व कप 2026 के आगाज से ठीक पहले यह भारत का आखिरी अंतर्राष्ट्रीय T20 मैच होगा, जो खिलाड़ियों और टीम प्रबंधन के लिए अपनी तैयारियों को परखने का अंतिम मौका होगा। स्पोर्ट्स डेस्क, DD न्यूज। नई दिल्ली के लाल किले में चल रहा भारत पर्व अब समापन की ओर है। पर्यटन मंत्रालय की पहल पर इस 6 दिवसीय मेगा इवेंट में झारखंड की भी भागीदारी रही। पर्यटन मंत्रालय गणतंत्र दिवस समारोह के हिस्से के रूप में प्रतिवर्ष 26 से 31 जनवरी तक दिल्ली के लाल किले के सामने लॉन और ज्ञान पथ पर भारत पर्व का आयोजन कर रहा है। भारत पर्व 2026 का समापन समारोह आज शाम को भव्य अंदाज में होगा, जिसमें उपराष्ट्रपति मुख्य अतिथि के रूप में शामिल होंगे। भारत पर्व देश की सांस्कृतिक और रचनात्मक विरासत की झलक प्रदर्शित करता है। इसमें गणतंत्र दिवस की झांकियां, सशस्त्र बलों की बैंड प्रस्तुतियां और उत्तर क्षेत्रीय सांस्कृतिक केंद्रों, राज्यों, केंद्र शासित प्रदेशों और दिल्ली स्थित सांस्कृतिक समूहों की सांस्कृतिक प्रस्तुतियां शामिल हैं। इस आयोजन में अखिल भारतीय फूड कोर्ट, हस्तशिल्प और हथकरघा बाजार, केंद्रीय मंत्रालयों और राज्य सरकारों के पंडालों के साथ साथ स्टूडियो, किचन सत्र, नुक्कड़ नाटक और डू इट योरसेल्फ कार्यशालाओं जैसी क्रियात्मक गतिविधियां शामिल हैं। जमशेदपुर में 3 दिवसीय अंतर्राष्ट्रीय ज्योतिष सेमिनार की शुरुआत हुई। इस दौरान कई गणमान्य लोग भी मौजूद रहे। जमशेदपुर की कैनलाइट होटल में शुक्रवार को 32वें त्रिदिवसीय अंतर्राष्ट्रीय ज्योतिष सेमिनार का भव्य शुभारंभ किया गया। इस सेमिनार का आयोजन केसर एस्ट्रोलॉजी संस्थान और एशियन एस्ट्रोलॉजर्स कांग्रेस के संयुक्त तत्वाधान में किया गया। कार्यक्रम का उद्घाटन बिहार सरकार के पूर्व कला, संस्कृति एवं खेल मंत्री डॉक्टर आलोक रंजन ने किया। उद्घाटन सत्र में CASAR के निदेशक प्रोफेसर डॉक्टर SK शास्त्री के साथ साथ देश और विदेश से आए अनेक वरिष्ठ और ख्याति प्राप्त ज्योतिषाचार्य मंचासीन रहे। ऑस्ट्रेलिया, बांग्लादेश, नेपाल, कनाडा और श्रीलंका सहित विभिन्न देशों से आए विद्वान ज्योतिषियों को मंच पर सम्मानित किया गया। वहीं भारत के विभिन्न राज्यों से बड़ी संख्या में ज्योतिष विशेषज्ञ, शोधार्थी और विद्यार्थी इस अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन में शामिल हुए। मैं समझता हूँ कि ज्योतिष भी एक समाज को मार्गदर्शन देने का काम करती है और इस माध्यम से भी समाज में सेवा किया जा सकता है। डॉक्टर आलोक रंजन ने कहा कि ज्योतिष किसी भी घटना को रोक नहीं सकता, लेकिन पूर्व आकलन के माध्यम से व्यक्ति को मानसिक रूप से तैयार कर उसके दुष्प्रभावों को कम करने की क्षमता अवश्य रखता है। उन्होंने CASAR संस्थान और उसके निदेशक प्रोफेसर डॉक्टर SK शास्त्री के सतत प्रयासों की सराहना करते हुए कहा कि ऐसे आयोजन परंपरा और आधुनिक विज्ञान के बीच एक मजबूत सेतु का कार्य करते हैं। इस अवसर पर प्रोफेसर डॉक्टर SK शास्त्री द्वारा लिखित पुस्तक आध्यात्मिक ज्योतिष का विधिवत विमोचन किया गया। ये पुस्तक उनके 33 वर्षों के शोध, अनुभव और साधना का सार है। इसके साथ साथ CASAR द्वारा प्रकाशित एक शोध पत्रिका का भी लोकार्पण किया गया, जिसमें शोधार्थियों के चयनित शोध लेख भी शामिल हैं। 32वां एशियाई ज्योतिष सम्मेलन आज से शुरू हुआ है। यहाँ पर अभी तक बांग्लादेश, नेपाल, श्रीलंका और ऑस्ट्रेलिया से डेलीगेट आए हैं।
दोपहर के सत्र में प्रोडक्टिव एस्ट्रोलॉजी और केपी ज्योतिष पर गहन चर्चा की गई। शैलेंद्र झा ने शेयर बाजार के उतार चढ़ाव से जुड़े ज्योतिषीय विश्लेषण प्रस्तुत किए, जिन्हें विद्वानों ने सराहा। वहीं डॉक्टर अभिलाषा ने नारी ज्योतिष के कम चर्चित लेकिन महत्वपूर्ण पहलुओं पर उदाहरणों के साथ प्रकाश डाला। सत्र के अंतिम चरण में प्रोफेसर डॉक्टर एस.के. शास्त्री ने पूर्व जन्म, वर्तमान जीवन और आगामी जन्मों से जुड़े गूढ़ ज्योतिषीय रहस्यों पर पहली बार विस्तार से चर्चा की, जिससे उपस्थित विद्वान और श्रद्धार्थी विशेष रूप से लाभान्वित हुए। आज भी देखिए पेपर में सबसे पहले लोग पेपर खोल के पढ़ते हैं तो सबसे पहले राशि देखते हैं अपना, आज क्या आज राशि में क्या निकला, तब उसके बाद कोई समाचार पढ़ता है, चाहे वो घर की जितनी महिला आ रही है, आज राजेश का देखे या किसी का देखे, तो ज्योतिष पे तो बहुत विश्वास लोग को बढ़ा है। 3 दिन तक चलने वाला ये अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन ज्योतिष, हस्तरेखा, अंकशास्त्र, वास्तु और ज्योतिषीय उपायों पर गंभीर, उपयोगी और सार्थक विमर्श का एक सशक्त मंच बनकर उभर रहा है। डीडी न्यूज के लिए जमशेदपुर से राजेश कुमार लालदास की रिपोर्ट। राजस्थान के जैसलमेर में विश्व प्रसिद्ध मरु महोत्सव का आयोजन हो रहा है। बेट्स ऑफ द थार थीम पर आधारित इन 3 दिवसीय महोत्सव में रेत, लोक संगीत और रोशनी का अनूठा संगम दिख रहा है। थार की रेत, लोक धुनों की थाप और परंपरा से जुड़ा भविष्य। मरु महोत्सव 2026, जिसने जैसलमेर को एक बार फिर रंग, राग और संस्कृति के भव्य उत्सव में बदल दिया है। इस वर्ष की थीम बीट्स ऑफ द थार मरु संस्कृति की आत्मा को आधुनिक तकनीक और नए साउंडस्केप के साथ पेश कर रही है। महोत्सव का शुभारंभ जैसलमेर के ऐतिहासिक लक्ष्मीनाथ मंदिर में विधिवत पूजा अर्चना के बाद हुआ। गड़ीसर सरोवर से निकली रंगारंग शोभा यात्रा ने पूरे शहर को उत्सव में बना दिया। लोक कलाकारों के नृत्य, सजे धजे ऊंट, पारंपरिक वेशभूषा और पुष्प वर्षा के बीच मरु संस्कृति का जीवंत दृश्य सामने आया। रेगिस्तान का जहाज कही जाने वाले ऊंट इस शोभा यात्रा का मुख्य आकर्षण रहे। पारंपरिक गहनों और रंगीन झूलों से सजे ऊंटों ने थार की विरासत को नई पहचान दी। और खबरों के अंत में एक नजर मुख्य समाचार पर। प्रधानमंत्री ने रामसर नेटवर्क में भारत के 2 नए वेटलैंड का नाम जुड़ने पर जताया हर्ष। कहा यह बायोडायवर्सिटी को बचाने के प्रति सरकार की प्रतिबद्धता का प्रमाण। भाजपा कोर कमेटी की बैठक में सांगठनिक मुद्दों के साथ निकाय चुनाव पर विमर्श, उम्मीदवारों पर चर्चा। अन्य पार्टियां भी निकाय चुनाव को लेकर रेस। आय से अधिक संपत्ति मामले में विनय चौबे पर कसता शिकंजा, आईसीबी के सवालों में उलझे। बाबा ग्रुप के ठिकानों पर आयकर विभाग की छापेमारी जारी। और राज्य में मौसम का उतार चढ़ाव, सर्द हवाओं ने फिर लुढ़काया पारा। आने वाले दिनों में ठंड से थोड़ी राहत की उम्मीद।